नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाम की चाय में। आज शाम की चाय के लिए हम हैं बनारस में। जानेंगे बनारस के फूड कल्चर, संस्कृति और यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में। बनारस में आप चाय पीने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं? बनारस में जो एक अल्हड़ बनारसी ठाठ है यहाँ का, तो अपने आसपास में जो मोहल्ले की दुकान होती है, हाँ जी, वहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए जाते हैं। बनारस में सबसे फेवरेट और फेमस फूड क्या है? हम लोगों का शुरू से ये रहा है कि गंगा स्नान कीजिए, उसके बाद कचौड़ी जलेबी चाप करके तब फिर घर जाइए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई कीजिए। अच्छा, चाय आपने कभी बनाई है घर में? बिल्कुल बनाई है। अच्छा, उसमें क्या क्या तकरीबन रोज बनाते हैं। रोज बनाते हैं। तो मैंने देखा शायद आप लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह का, नाश्ते का बाहर ज़्यादा चलता है, जैसे घर के बाहर खाना, या घर में बनता है? बाहर, घर के बाहर। सुबह नाश्ता मोस्टली घर के बाहर होता है। बनारस क्या है, देखिए यहाँ दो तीन चीज़, जैसा भैया पहले ही बता चुके हैं, हाँ जी, कि यहाँ पर कचौड़ी, सब्जी और सब्जी में चना, हाँ जी, वो डाल करके और उसके साथ जलेबी, ये जितने बनारसी हैं, ये बनारसी का सबसे फेवरेट नाश्ता है। बनारस को याद करते ही एक फेस्टिवल याद करें तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा यहाँ का फेस्टिवल तो होली माना जाता है। होली माना जाता है। और रंगभरी गीला रंग लोग खेलते हैं और शान को कारण लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अब बनारस के अलावा देश में, पूरे भारत में और किसी शहर का जो खाना जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो कि वो खाना अच्छा है? मध्य प्रदेश के पोहे हैं, मध्य प्रदेश के पोहे। साउथ इंडिया का उपमा है। हाँ हाँ हाँ। जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ बनारस में साउथ इंडियंस के इतने ज़्यादा आवागमन की वजह से हमारे सुबह के नाश्ते के पार्ट में एक उनका बड़ा रोल आने लगा है। हाँ जी, बनारस में जो डेवलपमेंट चल रही है आजकल, तो उस डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैसिव चेंज किया है, क्योंकि कॉरिडोर एक हम लोगों के लिए एक अनूठा गिफ्ट रहा है। और उस कॉरिडोर के माध्यम से उन्होंने न जाने टूरिज़्म से रिलेटेड और हम सब लोगों के लिए एक नए आयाम खोल दिए हैं, जिससे आज वर्ल्ड वाइड यहाँ पे आने वाले जो टूरिस्ट हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि आज हमारे पास व्यापारिक रूप से, चाहे हमारे यहाँ आने वाले लोगों के दृष्टिकोण से देखें, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं उस लाभ के लाभान्वित हिस्से में हिस्सेदार हैं। और उनका ये प्रयास हमारे बनारस को हर हिस्से में आगे लेके गया। आपके हिसाब से, आपके लिए व्हाट इज़ इंडिया, भारत क्या है? हम अपने अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारा हिंदुस्तान परिपूर्ण करने के लिए ही जाना जाता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो नेतृत्व हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की संस्कृति हो। और हम यहाँ पे एक हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं रंग रूप वेशभूषा सब में अलग है, लेकिन बावजूद एक धागे में पिरोए। बचपन में एक ऐसा संगीत भी आया करता था दूरदर्शन चैनल ऑन करने पे हम लोगों के। आपके लिए व्हाट इज़ इंडिया? कि हम अनेक फिर भी एक, तो हम लोग अनेक हैं। यहाँ पर बहुत सारी जातियों के, धर्म के लोग आते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जैसे भारत के 28 प्रदेश हैं, तो अलग अलग प्रदेश की अलग अलग गरिमा है, अलग अलग वहाँ का कल्चर है, अलग अलग सभ्यता है भारत का। हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो जैसा भाई साहब ने बताया, संगीत आपको मिल जाएगा सामवेद में। ऋग्वेद में आपको पूरा जो है दर्शन हो जाएगा आयुर्वेद का। हमारे यहाँ का पुष्पक विमान, जिसमें कितने लोग भी बैठे, एक सीट खाली रहती है, तो वो हमारे भारत ने 0 दिया, तब दुनिया को पूरा गिनती आई और पूरे दुनिया ने किया। तो भारत तो एक अलौकिक है। आपके लिए भारत क्या है? और भारत तो यहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, सब क्रिश्चियन है, सब लोग मिल के एक दूसरे से रह रहे हैं। और हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, यही भारत है। आपके हिसाब से, आपके लिए व्हाट इज़ इंडिया, भारत क्या है? भारत को जानने के लिए सबसे पहले हमें जो है उस अध्यात्म के तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ से कि भारत की उत्पत्ति होती है। भारत के लिए अगर एक सपना बनाना हो, एक ग्रेट ड्रीम देखना हो कि भारत कैसा होना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो सपना? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, हाँ जी, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। और शिक्षा के साथ साथ जो है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तभी हम जो है एक अच्छे और समृद्ध भारत का जो है निर्माण भी कर सकते हैं। इस रिसर्च के थ्रू एक ग्रेट ड्रीम बनाना चाहते हैं। हम आज अगर वर्ल्ड में कहीं पीछे आए हैं, एक स्टेप या 2 स्टेप अगर हम पीछे आए हैं,
तो उसके पीछे बहुत बड़ा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, जो हमारी पहले जो शिक्षा प्रणाली थी, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, तो वो हमें मल्टीटास्कर बनाती ही थी। चाहे हम महाभारत काल को देख ले, चाहे रामायण काल को देख ले, तो जब गुरुकुल में शिक्षा के लिए हम जाया करते थे तो हमें पाक कला, हस्तकला, शिल्प कला, शस्त्र कला, शास्त्र कला, इन सब में पारंगत बनाते थे, जो अब स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चल रहे हैं। पहले हमें स्किल्ड बना करके ही गुरुकुलों से निकाला जाता था, लेकिन हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली थी हम नहीं पढ़ते हैं। इसका चाहे हम अपने नालंदा यूनिवर्सिटी को देख लें, हाँ। चाहे तक्षशिला को देख लें, ये सब कुछ हमारे पास उदाहरण पड़े हुए हैं कि हमें वास्तुशास्त्र ये वो सब कुछ एक साथ पढ़ाया जाता था, और जब हम पढ़ के निकलते थे तो हम जिस विषय के पारंगत होते थे उस फील्ड में हम अपने आप को आगे लेके जाते थे, लेकिन जानकार हम सब विषय के होते थे। एक अच्छी बात है, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया। हमारी जो भारत की जो परंपरा है, जो सभ्यता है, जो पहले से ही सिद्ध है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेशन की वो मोहताज नहीं है। जैसे आपने कहा कि गुरुकुल वाली बात है, आयुर्वेदा की बात है, आपने संगीत की बात कही, तो वो जो शिक्षा है, पहले हमें क्या था कि सारे चीज़ों में दक्ष बनाया जाता था, तो वह शिक्षा जो थी वह शिक्षा रोजगार सृजक थी, रोजगार परक नहीं थी। आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ शाम की चाय पर इंडिया के बारे में, बनारस के बारे में डिस्कस करके। धन्यवाद। नमस्ते। बनारस के लोगों के साथ शाम की चाय पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे बनारस के फूड कल्चर, संस्कृति और लाइफस्टाइल के बारे में बहुत नॉलेज मिली। मैं इसी तरह अपनी रिसर्च व्हाट इज़ इंडिया को आगे बढ़ाता रहूँगा और अपने एक ग्रेट इंडियन ड्रीम को पूरा करूँगा। थैंक यू।